यहाँ दोस्तों नमस्कार। मैं अपने YouTube चैनल एसराज क्लास भंगिया पर स्वागत करता हूँ। आज आपका पुनः भारत है ना मैट्रिक के लिए भारत संसाधन एवं उपयोग का चैप्टर का ये आपको भाग दूसरा है। भाग दूसरा लेके आए हैं, दूसरा वीडियो है। आप इसे नोट जरूर कर लेंगे। और अगर बता रहे हैं कि अगर अभी तक आप पहला इसका नोट नहीं किए होंगे भागवान, तो जाके वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ से जाकर आप नोट कर लीजिएगा। सभी के सभी क्वेश्चन आपको महत्वपूर्ण है। एग्ज़ाम से पहले एक बार रिक्वेस्ट पुनः हम करते हैं कि एग्ज़ाम से पहले आप ज़रूर एक बार इसको रिवाइज करके जाना होगा, ताकि आप एग्ज़ाम हल्का होगा। तो आप नोट कीजिएगा, तब तो कितना आप ढूंढते रहिएगा उस टाइम में। तो अभी से भीड़ जाइए। चलिए समय नहीं गंवाते हुए पहला दूसरा तीसरा सब क्वेश्चन हो गया है। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। भागवान में 10 क्वेश्चन हम बता दिए होंगे। तो आज जो पढ़ना है हम लोग को नोट करना है 11 क्वेश्चन से। तो चलिए क्वेश्चन को भी समझेंगे और नोट भी करेंगे। और नोट कर रहे हैं तो आप ठीक है, कलम कॉपी लेके रेडी रहिए। 11 क्वेश्चन जो कह रहा है कि मृदा निर्माण, समझिए पहले मृदा निर्माण के मुख्य घटक कौन कौन से हैं। मुख्य मतलब हो गया यानी महत्वपूर्ण, मतलब ना महत्वपूर्ण जो घटक कौन कौन से हैं। मृदा निर्माण के मतलब हो गया कि मिट्टी के निर्माण में किसका किसका भूमिका जो है रहता है, ये प्रमुख घटक के बोलना है। तो आप निम्नलिखित करके लिख दीजिएगा कि मृदा निर्माण के 5 मुख्य घटक हैं, या निम्नलिखित भी करके आप पॉइंट बना दीजिएगा तो नंबर मिल जाएगा। पहला जो है आपका स्थानीय जलवायु। जहाँ भी मिट्टी का निर्माण होता है वहाँ पर आपकी स्थानीय जलवायु पर निर्भर करता है। दूसरा जो है पूर्ववर्ती चट्टानों एवं खनिज का कण जो है वो मिट्टी का मृदा निर्माण में वो भाग लेते हैं। तीसरा पॉइंट जो है वनस्पति एवं जीव, पेड़ पौधे के जो होते हैं, पत्ता वत्ता जो होते हैं, या जीव जंतु जो होते हैं मलते गलते सड़ते हैं, उसी भी निर्माण हो जाता है। चौथा जो है भू आकृति एवं ऊंचाई, कि भूमि का जो है आकृति कैसा है और उसकी ऊंचाई कैसा है, ढाल है टीला है, तो मिट्टी का निर्माण होगा, कंकड़ टूटेगा फटेगा पानी से, वर्षा से। पांचवा जो है मृदा निर्माण में लगा समय, कितना दिन में लगता है समय, उस पर भी निर्भर है ना। कोई मिट्टी है, कोई जीव जंतु सड़ता गलता है तो कम समय ले लेता है, पत्थर उथर टूटता है तो कुछ ज़्यादा समय लेता है। तो ये आपके 5 घटक हैं, प्रमुख हैं, इसे नोट कर लेंगे। अगर आपका 3 अंक में पूछता है तो आप कम से कम 4 पॉइंट जरूर लिखेंगे। चलिए 11 क्वेश्चन हो गया। अब 12 क्वेश्चन देखिए। 12 आपको मज़ेदार है और एक क्वेश्चन पूछने की संभावना ज़्यादा रहता है, तो इसको आप वीवीआई करके हम लोग इसको अंडरलाइन कर लेंगे और न तो क्वेश्चन के बगल में लिख देंगे। इससे मालूम चलेगा इस पर थोड़ा सा ज़्यादा हमको जोर लगाना है। खादर और बांगर मिट्टी का अंतर स्पष्ट करना है, कि यानी बताना है कि खादर और बांगर मिट्टी क्या है, इनमें क्या अंतर है। दोनों मिट्टी है लेकिन फ़र्क क्या है। तो याद रखेंगे कॉलम बना के लिखने से क्या होता है, आपकी मार्क्स पूरा के पूरा मिल जाता है। मार्क्स बोला जाए तो आपको सीधी बात होता है अंक पूरा मिल जाएगा, कॉलम बना के लिखते हैं तो खादर मिट्टी क्या है। खादर मिट्टी जो पहला पॉइंट, नवीन उपजाऊ मिट्टी को खादर कहा जाता है। नवीन उपजाऊ मिट्टी जो होता है खादर कहा जाता है, नया मिट्टी को। लेकिन अगर वही बांगर मिट्टी को कहा जाए तो पुरानी जो जलोढ़ मिट्टी होता है, नए द्वारा बहा कर लाई गई मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। तो पुरानी जो जलोढ़ मिट्टी होता है उसी को हम लोग बांगर कहा जाता है। तो पहला याद रखिएगा, नवीन उपजाऊ मिट्टी को हम लोग खादर कहेंगे और पुरानी जो जलोढ़ मिट्टी होगा उसको हम लोग बांगर कहेंगे। और जलोढ़ मिट्टी किसे कहते हैं, तो ये आपको बोल दिए कि नदी द्वारा लाकर बहाकर लाई गई मिट्टी को हम लोग जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। दूसरा जो पॉइंट है इन दोनों के अंतर में, कि खादर मिट्टी में बाढ़ का प्रभाव होता है और बांगर मिट्टी में बाढ़ का प्रभाव नहीं होता है। इसमें होता है और इसमें बाढ़ का प्रभाव नहीं होता है। तीसरा जो पॉइंट है कि उत्तरी बिहार एवं गंगा मैदान का इसका उदाहरण है। अगर खादर मिट्टी को उदाहरण देखना है तो उत्तरी बिहार में चल जाइए, गंगा के मैदानी भाग में आपकी क्या हो जाएगा, इसका मिलेगा खादर मिट्टी। और अगर बांगर मिट्टी की अगर बात करें तो महाराष्ट्र और पंजाब में भूमिका इसका मुख्य उदाहरण है। ज़्यादातर आपको महाराष्ट्र और पंजाब में मिलता है। तो 3 अंतर आप कॉलम बना के लिख दीजिएगा तो फुल मार्क्स मिल जाएगा। अब ऐसे पहला दूसरा में करके परंतु किंतु लिखिएगा तो पता नहीं चलता है। अंतर कभी भी किसी को लिखना है तो बीच में कॉलम बना के लिखिएगा, मार्क्स मिल जाएगा। चलिए चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और दोस्तों को जोड़ने के लिए आप शेयर कर दीजिए दोस्तों से, सही है ना। टेलीग्राम का लिंक वहाँ पर क्यूज भी होता है वीडियो डिस्क्रिप्शन में। व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक मिल जाएगा वीडियो डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर वहाँ से ज्वाइनिंग कर सकते हैं। चलते हैं हम लोग। अब हम लोग चलते हैं 13 क्वेश्चन। 13 क्वेश्चन जो है आपको 13 है कि मृदा संरक्षण का कोई प्रभाव उपाय बताइए।
मृदा संरक्षण के, यानी सीधी बात है कि मिट्टी जो प्रभाव हो रहा है उसका पर्दन जो हो रहा है उसको संरक्षण के बारे में कुछ उपाय बताइए। ठीक है, तो उपाय बताना है तो निम्नलिखित कर देंगे सही। मृदा संरक्षण के प्रभावी उपाय निम्नलिखित हैं जो उपाय द्वारा हमें बचाया जा सकता है। पहला है कि फसल चक्रण पद्धति को अपनाकर मृदा को पोषणीय स्तर को बरकरार रखा जा सकता है। फसल चक्र है यह है कि आप एक ही फसल बार बार जब खेत में लगाइएगा तो उससे क्या होगा, भूमि का अपरदन ज़्यादा होता है, उसको जो उसमें शक्ति होता है वो छीन होता है। तो फसल चक्र लगाए, चेंज करके हम लोग लगाते हैं तो अच्छा रहता है। जैसे मक्का हम लोग का, तो मक्का के बाद हम लोग क्या गेहूँ भी कर देते हैं, गेहूँ के बाद मूंग भी कर देंगे। तो इस तरह के हम लोग फसल, धान है तो गेहूँ करते हैं, गेहूँ के बाद मूंग करते हैं, तो इस तरह से हम लोग फसल चक्र का उपयोग कर देंगे तो अच्छा रहेगा। दूसरा जो पॉइंट है, रासायनिक उर्वरक की जगह जैविक कंपोस्ट खाद का उपयोग करके मृदा को संरक्षण किया जा सकता है। ज़्यादा हम लोग खेत में जो है रासायनिक उर्वरक हम लोग ज़्यादा नहीं डालना चाहिए। जहाँ तक हो हम लोग जैविक जीव जंतुओं जो गोबर मूत्र जो होता है गाय बैल के कंपोस्ट खाद बनाया जाता है जिसके माध्यम से वो सबको हम लोग उपयोग करेंगे तो इसमें क्या होगा, आपको मृदा संरक्षण बचा रहेगा, मृदा मतलब अच्छा से रहेगा। चलिए हम लोग और एक आधो पॉइंट अपनी भाषा में बता सकते हैं। चौथा जो है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, 14 जो क्वेश्चन है कि फसल चक्रण मृदा संरक्षण में किस प्रकार सहायक है। फसल चक्रण जो है मृदा संरक्षण में किस प्रकार सहायक है। अभी तुरंत तो पढ़े हैं कि फसल चक्रण द्वारा मृदा को संरक्षण किया जा सकता है, लेकिन अब उलट के पूछ दिया कि फसल चक्रण जो है मृदा संरक्षण में किस प्रकार सहायक है। तो याद रखिए, फसल चक्रण द्वारा मृदा पोषी स्तर से बरकरार रहता है। जिसे आप मान लीजिए, आपको पता होगा कि तेलहन चीज दलहन चीज में क्या होता है, जड़ में राइबोसोम पाया जाता है, नाइट्रोजन पाया जाता है, ये जो खेत को मुलायम बनाता है। गेहूँ, चावल, मक्का और आदि के लगाकर उगाए गए मृदा का पोष स्तर जो होता है कमी हो जाती है। इसके लिए तेलहन और दलहन की खेती करके पुनः उसको प्राप्त किया जा सकता है। जैसे आप चावल कीजिएगा, गेहूँ कीजिएगा, मक्का कीजिएगा, आलू कीजिएगा तो उससे पोषक तत्व जो होते हैं मिट्टी में होते हैं, क्या होता है, कमी हो जाता है। तो उसको जगह पर अगर तेलहन चीज दलहन चीज खेती कर देते हैं जिस सबको प्राप्त किया जा सकता है। जिससे नाइट्रोजन को स्थिरीकरण होता है, इसीलिए फसल चक्रण मृदा संरक्षण के लिए मदद करती है। तो इसीलिए फसल चेंज करके लगाइएगा। तो एक तो होता है कि आपको खेती को पोषक तत्व कमी करता है, लेकिन एक फसल जब लगाइएगा तेलहन और दलहन चीज सब है ना, तो एक क्या होता है, आपको खेत को पोषक तत्वों को बरकरार रख देते हैं। तो इसे स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं, लेकिन हम ज़्यादा कहते हैं स्क्रीनशॉट लेने से कुछ नहीं होगा। आप कलम कॉपी निकाल के बैठिए और नोट्स कर लीजिए, आपकी काफ़ी फायदेमंद होगा। चलिए 14 हो गया, तो आप लोग चलते हैं 15 जो क्वेश्चन है आप ध्यान देंगे। 15 क्वेश्चन है कि समोच्च कृषि से आप क्या समझते हैं, समोच्च कृषि से क्या समझते हैं। तो चलिए समोच्च कृषि क्या है, ध्यान देंगे। जब पर्वतीय क्षेत्र या ढलानों पर वृत्ताकार रूप से खेत की जुताई कर कृषि को कार्य किया जाता है तो उसकी आकृति को समोच्च रेखा की तरह दिखाई पड़ती है। अगर हम लोग पर्वतीय ढाल है और खेती को हम लोग क्या करते हैं, वृत्ताकार के रूप में अगर खेती करते हैं, है ना, कृषि कार्य की, तो उसकी आकृति क्या होता है, समोच्च रेखा की तरह दिखाई देती है। और इस प्रकार के खेत को पोषी स्तर तत्व जतों को नहीं बदलते हैं, मृदा की उर्वरकता भी बनी रहती है। तो वृत्ताकार रूप में रहेगा तो पोषी स्तर के तत्व जलों के साथ नहीं बहते हैं, क्योंकि तो गोलो गोलो घूमते रहेगा, वृत्ताकार खेत बना रहेगा तो। और मृदा की उर्वरकता भी क्या होता है, इसमें बरकरार रहता है, कमता नहीं है, तो इसीलिए होता। ठीक, अब आगे चिपकू आंदोलन का वर्णन करें। चिपकू आंदोलन तो ये आपको पता हो ना, पेड़ में चिपक जाते थे लोग, सुंदर बहुगुणा चलाए थे, है ना। चिपकू आंदोलन पढ़े होंगे 8 क्लास में, आपको इसको मिल जाता है, 8-7 भी मिल जाता है ना, 7 क्लास में पढ़े भी होंगे। सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के, है ना, टेहरी गढ़वाल के पर्वतीय जिला में एक अनपढ़ क्या था, जनजाति था। चिपकू आंदोलन कौन चालू किया था, किसने चालू किया था, सुंदरलाल बहुगुणा। किससे संबंधित है, पेड़ संरक्षण से। ये कहाँ के थे, ये आपको उत्तर प्रदेश के टेहरी गढ़वाल के थे। किस जनजाति के थे, अनपढ़ थे जनजाति के द्वारा 1972 में पूछेगा चिपकू आंदोलन कब चल गया, 1972 ईस्वी में यह आंदोलन चलाया गया था। इस आंदोलन का स्थानीय लोग ने हरे भरे पेड़ को पौधों को काटने से बचाने के लिए क्या करते थे, वहाँ पर के लोग क्या करते थे, है ना, आगोश में आन के उनको क्या करते, घेर लेते थे और अच्छा करते थे, पेड़ों में चिपक जाते थे। व्यक्ति आते थे ना तो पेड़ों में क्या होता था, इसमें चिपक जाते थे, नहीं काटने देते थे। सुंदरलाल बहुगुणा चलाए थे, और कब चलाए थे, 1972 इसमें। ये ऑब्जेक्टिव इसमें छाट लीजिएगा, कहाँ के थे, उत्तर प्रदेश टेहरी गढ़वाल के थे, ये जनजाति जात के लोग जनजाति थे। ठीक है, आइए हम लोग 17 जो क्वेश्चन है, अब 17 क्वेश्चन नोट करेंगे हम लोग।
17 क्वेश्चन है कि वन का पर्यावरणीय महत्व को वर्णन कीजिए। वन का पर्यावरणीय महत्व का वर्णन करना है। ये पर्यावरण क्या है वन का? देखिए, वन एक प्राकृतिक अनुपम उपहार है। ये जो वन है ना, प्रकृति जंगल जो है एक प्रकृति के दिया हुआ गिफ्ट है, जिसे आंचल में मानव को आदिकाल पोषित होता रहा है। इसको हम लोग आंचल में है, देख रहे हैं। हम लोग का प्रकृति क्या है, हम लोग बनाए हैं। एक दो पेड़ लगाते तो बड़ी मुश्किल हम लोग नाम लेते होंगे। अब बात ये प्रकृति ने कितने हरे भरे पेड़ जंगल दे दिया है। चलिए, वन जलवायु का सच्चा एक मानक है, जलवायु को चेंज करना, अच्छा बना के रखने के लिए। एक तरफ से वन की भूमि जल का अवशोषण कर बाढ़ को खतरे से रोकती है, तो दूसरी तरफ जो है अच्छा वर्षा भी कराती है। यह वन प्राणियों को आश्रय प्रदान करती है। जो जंगल में रहने वाला जीव जंतु हैं उसको क्या करता है, जगह भी देता है। तथा वन प्राणियों के साथ मानव भी अनेक आवश्यक जीवनदायी वस्तुएं देती है। जीवन मंडल में जीवों के जलवायु और संतुलन परिस्थितियों को तंत्र का निर्माण में सर्वाधिक योगदान रहता है। इसीलिए कम से कम हम लोग सोचिए, थोड़ा पेड़ पौधे को कम काटिए और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग पेड़ पौधे लगाइए। आपको पता होगा पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून के। आज कितना तारीख है? वीडियो देख रहे होंगे तो आपको पता होगा। पिछला बार मनाया है कि नहीं मनाया है, कोई पेड़ पौधा लगाया कि नहीं लगाया, आप लोग बताइए कमेंट्स। चलिए 18 क्वेश्चन चलते हैं। 18 क्वेश्चन है आपका कि पेट्रोलियम से किन किन वस्तुओं का निर्माण होता है। पेट्रोलियम से किन किन वस्तुओं का निर्माण होता है, ध्यान दीजिएगा। मैं बता देना चाहता हूँ कि पेट्रोलियम एक शक्ति संसाधन है जिसका हमारे जीवन में अधिक महत्व है। इसका मुख्य उपयोग यातायात के जितना भी साधन होते हैं, गाड़ी छकड़ा, ईंधन के रूप में किया जाता है। इसके वह औद्योगिक मशीन के सनेह के रूप में किया जाता है। पेट्रोलियम का उपयोग वस्त्र, उर्वरक, रसायन उद्योग, कीटनाशक, दवा, कृत्रिम रबड़ बनाने में किया जाता है। ये सभी के सभी नोट कर लेंगे। पेट्रोलियम का उपयोग वस्त्र में भी, उपयोग उर्वरक में भी, रासायनिक उर्वरक में, कीटनाशक में, दवा में, कृत्रिम रबड़ ही बनाने में किया जाता है। इसको फ्रेश कर देते हैं। अब अच्छा से रोक के वीडियो का नोट कर लेंगे और आगे भी चलेंगे। 18 हो गया। अब देखिए 19 क्वेश्चन। 19 क्वेश्चन क्या है कि जैव और अजैव संसाधन से आप क्या समझते हैं? ये जानते हैं, ये संसाधन के पूछेगा आपको, क्या पूछेगा? संसाधन। अगर संसाधन के पूछेगा आपको उत्पत्ति के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, तो 2 आधार पर। यही होता है आपको, क्या होता है? एक जैव होता है, एक क्या होता है? अजैव होता है। किस आधार पर है आपको? ये उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, है ना। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 वर्गों में बांटा गया है, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। जैव संसाधन में सीधा बात याद रखिएगा, जीव जंतु, और अजैव संसाधन निर्जीव वस्तुएं जो होते हैं। अब चलिए ना, परिभाषा भी नज़र के सामने है, थोड़ा सा इससे भी नोट भी कर लेंगे। और अगर नोट कर लीजिए तो ठीक रहेगा, आपको काफ़ी काम देगा आगे समय में। जैव संसाधन जीवमंडल में विद्यमान जीवों जैसे पक्षी, मछली, पेड़ पौधे, स्वयं मनुष्य जैसे संसाधन के अंतर्गत आते हैं। इनकी अनुकूल प्राकृतिक परिस्थितियों में संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है। ये सभी क्या होते हैं? जैव संसाधन में सजीव होते हैं। इनकी वृद्धियों प्रक्रिया चलती रहती है। वही अगर जैव संसाधन की बात करें तो निर्जीव हो जाएगा। तो वातावरण में पाए जाने वाले सभी निर्जीव पदार्थ, जैसे आपको खनिज हो गया, चट्टान हो गया, मिट्टी हो गया, नदी हो गया, पर्वत हो गया इत्यादि, ये अजैव संसाधन कहलाते हैं। इनमें वृद्धि नहीं होती है और इनका भी उपयोग करते हैं। ये भंडार होता है, ठीक है। तो ये आप नोट कर लेंगे। नोट हम बार बार बोल रहे हैं, नोट ही है तो नोट है, और नोट करना है तो हमको नोट करना है ना। ऑफलाइन में का आप हो न हो, आप बनाते होंगे, होमवर्क नहीं बनाते होंगे, लेकिन मैं यहाँ नोट कर बता कर आ रहा हूँ ना, तो कर लीजिए ना, क्या जाता है। अब देखिए इस वीडियो के आपको लास्ट क्वेश्चन है आपका 20। 10 क्वेश्चन के नोट कराऊंगा तो समझ लीजिए। संसाधन निर्माण के तकनीक का क्या भूमिका है, स्पष्ट कीजिए। जब संसाधन निर्माण होता है टेक्निक की क्या भूमिका है, याद रखिए। आज में वैज्ञानिक युग में तकनीक का महत्वपूर्ण स्थान बढ़ गया है, क्योंकि एक से खोज हो चुका है। तकनीक के बल के प्राकृतिक संसाधन की कमी होने पर भी कोई देश विकसित देशों में पंक्ति में खड़ा हो सकता है। उदाहरण के लिए ले चलिएगा जापान की राजधानी कहाँ है, बताइए कमेंट बॉक्स में इसको बताना होगा। जापान की राजधानी बताइए। जापान को लिया जा सकता है। प्राकृतिक संसाधन की कमी के बावजूद इस देश में अपनी तकनीक एवं विवेक आधार पर स्वयं विकसित देशों को श्रेणी में लाकर खड़ा किया है। इस संसाधन के निर्माण तकनीक की भूमिका स्पष्ट करती है। आप जापान की राजधानी कमेंट्स बॉक्स में देंगे, कमेंट में याद हमको रहेगा, आपको अगला वीडियो में नाम लिया जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। शेयर करके गर्द उड़ा दीजिए।